हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में स्वागत दोस्तों आपका। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी यानी कि 12th फिजिक्स को आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसकी पहली यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, ये आपके 2023 में जो आने वाली 12th बोर्ड है उसमें आपको ये जो वीडियो है वो आपको क्या करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, इसके अंतर्गत दो चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है, इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर आता है वो आता है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। और दूसरा चैप्टर का नाम है आपके पास विभव विभवांतर। विभव विभवांतर एवं संधारित्र। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दो चैप्टर आते हैं। पहला है आवेश विद्युत क्षेत्र और दूसरा है विभव विभवांतर एवं संधारित्र। तो सबसे पहले सवाल यह होता है हमारे मन में कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है, मैं आपको बता दूं कि नाम से ही स्पष्ट, स्थिर वैद्युतिकी यानी कि स्थिर विद्युत धारा यानी कि स्थिर आवेश। स्थिर आवेश का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो नाम से पता चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इसके अंतर्गत जो आवेश रहेगा वो क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा, एट रेस्ट पर रहेगा। जिसके अंतर्गत दो चैप्टर आते हैं, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र और दूसरा है विभव विभवांतर एवं संधारित्र। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आवेश एवं विद्युत क्षेत्र को, जिसका पहला टॉपिक लिख चुके हैं हम, आवेश यानी कि चार्ज। अब आवेश को समझते हैं, आवेश होता क्या है। ठीक है, तो आवेश को समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, द्रव्यमान। द्रव्यमान को समझो यानी कि मास। ठीक है, ये क्या है, वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। क्या है वस्तु का मूलभूत गुणधर्म। इस वस्तु के मूलभूत गुणधर्म के कारण, वस्तु के द्रव्यमान के कारण हम पृथ्वी के ऊपर क्या अनुभव करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि हम जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो क्या आती है, नीचे जाती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। हमारे ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ताकि हम क्या करते हैं, नीचे चल पाते हैं। तो इसके कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव हम करते हैं। अब पृथ्वी के पास ऐसा क्या है जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो इसका कारण भी क्या है, द्रव्यमान है। पृथ्वी के पास द्रव्यमान होने के कारण वो हमारे ऊपर क्या लगा, हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। ठीक है, तो वस्तु के द्रव्यमान के कारण हम पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करते हैं तथा हमारे ऊपर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल को लगाती है। तो वस्तु का मूलभूत गुणधर्म क्या है, द्रव्यमान। सेम इसी प्रकार से आवेश भी क्या है, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म होता है जिससे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एवं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किए जा सकते हैं तथा अनुभव किए जा सकते हैं। तो हम इसको एक बार पढ़ के देखते हैं। किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म जिससे विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं तथा उनके प्रभावों को अनुभव किए जा सकते हैं। यह हो गया हमारे पास आवेश। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। ये हो गई हमारे पास आवेश की परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं आवेश की संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। इसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम लेते हैं सोडियम को लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं कितना होता है, 11 होता है। क्या होता है, 11 होता है। यानी कि इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं 11।
प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 11। यानी कि ये क्या है? उदासीन अवस्था में है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं तो क्या होता है? ये दोनों को आपस में काट देते हैं और उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो सोडियम है वो सोडियम अष्टक पूर्ण करना चाहता है, यानी कि वो अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। ये अपना स्थायित्व कब प्राप्त कर सकता है? यानी कि जब इसके भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो तो ये क्या कर सकता है? अपना स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2,8,1 यानी कि 11 ही प्रोटॉन। तो ये क्या कर सकता है? इसके भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये अपने में से अपने भाइतम कोश में या तो 8 इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूर्ण कर ले, यानी कि जब इसके पास 1 है तो ये किसी से 7 ले ले। ठीक है, किसी से 7 ले ले तो इसके भाइतम कोश में 8 हो सकते हैं, या फिर ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बचेगा कितना? भाइतम कोश में 8, तो इसका अष्टक पूर्ण हो सकता है। तो ये क्या करेगा? आसान क्या है? इसको आसान है 1 इलेक्ट्रॉन लेना, 1 इलेक्ट्रॉन देना या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेना। तो हम जानते हैं इसको आसान क्या रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, तो ये क्या करेगा? आगे चल करके अपना अष्टक पूर्ण करने के चक्कर में 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? बाहर दे देगा। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 10। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितने बचे? 2,8, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? प्रोटॉन तो इसके पास 11 थे, अभी भी कितने हैं? 11 है, यानी कि इसने प्रोटॉन तो दिए ही नहीं, इलेक्ट्रॉन दिए सिर्फ, तो 11 दिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन कितने? 11। अब इसके पास देखा जाए तो क्या ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 1 से ज्यादा है, तो इसके ऊपर प्रोटॉन ज्यादा है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। कितने से ज्यादा है? 1 से ज्यादा है तो 1। ठीक है, सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाता है? +1 आ जाता है, और हम इसी को क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को धनावेश कहते हैं। जो कैसे उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोरीन की। ये लेते हैं हम Cl। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास? 17, 2,8,7। ठीक है, प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 17, 2,8,7। ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। इस धरती पर जितने भी इंसान हैं, जितने भी परमाणु तत्व हैं, वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या फिर ये अपने में से 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ठीक है, या तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके भाइतम कोश में 8 हो जाएंगे, या फिर ये जो अपने भाइतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे इनको किसी को दे दे तो इसके पास 8 रह जाएंगे। ये कर सकता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा 7 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम देता है ना, जो सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है वो ही क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्लोरीन। तो ये क्या बनेगा अब? नया क्लोरीन। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 18 हो गए। प्रोटॉन कितने हैं? 17, तो प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है, इसके पास 17 के 17। अब इसके पास क्या ज्यादा है? अब ज्यादा है इसके पास इलेक्ट्रॉन। क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 1 से ज्यादा है, तो इसके ऊपर क्या जाएगा? -1। ठीक है, कितने ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 1 से ज्यादा है, तो -1। ठीक है, तो अब जो ये बना, क्या बना? देखो ये क्या बना? अब ऋणावेश बना। क्या बना? ऋणावेश। जो किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है? इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि के कारण? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण। पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन? 17 थे, 18 हो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई।
तो हमें पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनावेश उत्पन्न होता है और जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो हम लिख सकते हैं कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। जब वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनावेश आता है और जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो ऋणावेश आता है। इस बात को मैं लिख देता हूं। तो अब हम कह सकते हैं कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, जैसा कि मैंने यहां लिखा है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है तथा जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तब उसके ऊपर धनावेश आता है तथा जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उसके ऊपर क्या आता है, ऋणावेश आता है। ठीक है, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है। अगर आपको इसका रीजन पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको मैं अब बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन की अब मैं आपको बताता हूं कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है। तो इसका कारण है पहला कि आवेश का जो द्रव्यमान होता है, इसका कारण है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना होता है, यानी कि 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कारण। इस बात को समझते हैं। जैसे कि आपका द्रव्यमान है 40 केजी, 40 केजी आपका द्रव्यमान है और एक सामने वाले व्यक्ति का द्रव्यमान है 80 केजी, तो हम कह सकते हैं कि आपसे 2 गुना वजन का है सामने वाला व्यक्ति। ठीक है, अगर मान लेते हैं तीसरा कोई व्यक्ति 180 केजी का है, 120 केजी का है, तो हम कह सकते हैं कि आपसे वो 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है और ये 2 गुना था। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपसे ये 3 गुना है। इसी प्रकार से जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना, यानी बहुत ज्यादा भारी होता है ये प्रोटॉन। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण देखो, दूसरा कारण क्या है? प्रोटॉन जो होता है परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। तो नाभिक में पाए जाने के कारण प्रोटॉन के मध्य क्या लगता है? नाभिकीय बल लगता है, जो कि खतरनाक बल होता है। दूसरा कारण क्या है? प्रबल नाभिकीय बल, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक बल होता है। ठीक है, यह आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बात करते हैं आवेश के प्रकार, यानी कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं उसको समझते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? धनावेश, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, जो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होता है। ठीक है, और बाद में पढ़ा था हमने ऋणावेश, जो कि नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण, यानी कि जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसमें क्या आता है? ऋणावेशी चार्ज आ जाता है। तो हम देखते हैं कि एक ऐसे हमने क्या ले लिया? दृढ़ आवेश ले लिया, जिसमें हमने एक छड़ को इस प्रकार से लटका दिया। ठीक है, ये छड़ है हमारे पास, ये दृढ़ आवेश, ये हमारे पास है पॉजिटिव छड़। ठीक है, इसी प्रकार से हमने एक और छड़ को ले लिया है यहां पर, जो भी कौन सी है? पॉजिटिव छड़ी ही है। इस प्रकार से ये ले ली हमने पॉजिटिव छड़। ये भी कौन सी छड़ है? पॉजिटिव। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इनके पास में एक छड़ लेके आते हैं दूसरी, इस प्रकार से। ठीक है, ये कौन सी छड़ है? ये छड़ है हमारे पास नेगेटिव छड़। कौन सी छड़ है?
नेगेटिव छड़, यानी कि इसके ऊपर कौन सा आवेश है, ऋणावेश है, और इसके पास में एक छड़ लेके आते हैं जिसके पास में कौन सा आवेश है, पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, तो इस वाले में क्या अंतर है, पॉजिटिव छड़ के पास में नेगेटिव छड़ लेके आ रहे हैं, इसमें क्या है, पॉजिटिव के पास में पॉजिटिव लेकर के आते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, ऑब्जर्व क्या करते हैं, तो मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, उसमें देखो। तो हमने उस क्लिप में क्या देखा, तो हमने देखा कि जब पॉजिटिव छड़ के पास में नेगेटिव छड़ को लेके आते हैं तो उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। ये वाली छड़ इसको अपनी ओर आकर्षित करती है और ये वाली छड़ इसको अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि ये छड़ क्या होती है, इस प्रकार से घूम जाती है, इसके पास में आ जाती है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव के पास में नेगेटिव छड़ को लाने का निष्कर्ष। ठीक है, और इसमें जब हम पॉजिटिव के पास में पॉजिटिव लेके आते हैं तो ये प्लस प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये क्या करती है, जो छड़ है पॉजिटिव, ये क्या करती है, इधर की ओर घूम जाती है, इधर घूम जाती है। ठीक, इस प्रकार से घूम जाती है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमने क्या देखा, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस कहलाते हैं। ये आवेश कहलाते हैं हमारे पास विजातीय आवेश। कौन से आवेश कहलाते हैं, विजातीय आवेश। और हमने इसमें देखा कि हमने इसमें क्या देखा, तो हमने देखा कि जो प्लस प्लस है वो एक दूसरे को करते रिपेल करते हैं, यानी कि प्लस और ये प्लस। और जब हम इस माइनस के पास में एक और माइनस छड़ को लेके आते हैं तो ये भी क्या करते हैं, माइनस माइनस करते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सजातीय आवेश। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सेम सेम दिख रहे हैं तो सजातीय आवेश। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आवेश कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। ठीक है, अब पढ़ते हैं आवेश के मात्रक के बारे में, यानी कि आवेश के मात्रक क्या होते हैं, आवेश की यूनिट्स क्या होती हैं। तो हमने 10th चैप्टर में या फिर 11th में, 10th में या 11th में हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था फॉर्मूला 10th क्लास में या 11th में कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। तो हमें आवेश का जो मात्रक है, आवेश का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास आवेश बराबर, इसको समय को इधर भेज देंगे तो विद्युत धारा इंटू समय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विद्युत धारा इंटू समय। जब हम इसे प्रतीकों के रूप में लिखेंगे तो Q बराबर विद्युत धारा का मात्रा जो I होता है। ठीक है, विद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से, और समय को S से। ठीक है, समय को हम लिखते थे T से। ये हो गया इसका मात्रक। इसका क्या हो गया तो हम आवेश को लिखते हैं Q से, विद्युत धारा को लिखते हैं I से और समय को T से। तो ये क्या हो गया, हमारे पास आवेश का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसका जब हम बात करते हैं SI मात्रक की, SI यूनिट क्या निकल के आता है, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इंटू समय का SI मात्रक सेकंड। तो आवेश का मात्रक क्या आ गया हमारे पास, एम्पियर इंटू सेकंड। इसी को ही मिला करके क्या कह देते हैं हम, कूलाम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कूलाम। जो एक साइंटिस्ट का नाम है, इसका प्रतीक होता है कैपिटल C। ये हो गया हमारे पास SI मात्रक, कूलाम। अब बात करते हैं CGS मात्रक की। आवेश का CGS मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। कूलाम और स्टेट कूलाम में एक संबंध होता है, जो संबंध 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया कूलाम और स्टेट कूलाम के मध्य संबंध। SI मात्रक होता है कूलाम और CGS मात्रक होता है स्टेट कूलाम।
इसके अन्य भी मात्रक होते हैं, जैसे फेराडे है ना, इसका सबसे बड़ा मात्रक फेराड होता है। क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराड होता है। क्या होता है? फेराड। 1 फेराड की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 96,500 कूलाम के बराबर। 96,500 कूलाम के बराबर होती है 1 फेराड की वैल्यू। ये इसका सबसे बड़ा मात्रक है। तो हमारे पास ये मात्रक हो चुके हैं, है ना। एमकेएस पद्धति भी यही होती है, एसआई पद्धति, और सीजीएस में होता है स्टेट कूलाम। तो यहां तक हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैं आपको एक सेकंड में रिवाइज कराता हूं कि हमने पढ़ा था आवेश। आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म होता है जिससे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे कैपिटल क्यू सी से रिप्रेजेंट करा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, और बाद में पढ़ा था कि आवेश के मात्रक 2 होते हैं, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, है ना। एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। इसके बाद हमने पढ़ा आवेश के मात्रक के बारे में। आवेश की जो मात्रक है वो सीजीएस मात्रक, एमकेएस मात्रक में ये होता है, और सबसे बड़ा मात्रक इसका फेराड होता है, जिसकी वैल्यू 96,500 कूलाम के बराबर होती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।